Dear students, you are welcome to the series of English literature questions. And in the previous videos, we have discussed 20 questions. And now I am here with 21st question. These questions are very useful for the upcoming exams of TGT, PGT, or UGC NET. So keep watching regularly so that you may crack the exams. And like, share, and subscribe the channel so that you may get notifications of the new videos. So let's start. The very first question. A sonnet consists of. सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं? सोनेट होता क्या है? सोनेट इज ए पोएम ऑफ, और आपको आंसर इसका गैस करना है कि हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन ए सोनेट. 18 लाइंस, 20 लाइंस, 14 लाइंस, 12 लाइंस. Guess the correct answer. And the correct answer is 14 lines. Dear students, सोनेट बेसिकली 14 लाइन की एक पोएम होती है जिसमें 14 लाइंस होती हैं. एंड द वर्क ऑफ राइटिंग सोनेट वाज स्टार्टेड बाय पेट्रार्च. पेट्रार्च ने इसको स्टार्ट किया था. एंड ही रोट सोनेट्स फॉर हिज बिलव्ड लॉरा. ही रोट सोनेट्स फॉर हिज बिलव्ड लॉरा. तो जो पेट्रार्चन सोनेट थी हमारी, पेट्रार्चन सोनेट, पेट्रार्चन सोनेट को हम इटालियन सोनेट भी कह देते हैं. पेट्रार्चन सोनेट को हम इटालियन सोनेट भी कह देते हैं. और इटालियन सोनेट का जो डिवीजन था वो इस तरह का था: ऑक्टेव एंड सेस्टेट. ऑक्टेव एंड सेस्टेट. ऑक्टेव में 8 लाइंस होती हैं और सेस्टेट में 6 लाइंस होती हैं. Let's have a look at next question. Iliad was first translated into English by. इलियाड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? इलियाड was first translated into English by. Guess the correct answer. Whether it is Dryden, Pope, John King, none of them. And the correct answer is Pope. Alexander Pope. His full name is Alexander Pope. Alexander Pope. He belongs to neoclassical period, and he was the first poet, first man to translate Iliad into English. Iliad क्या है? एक एपिक है जिसे महाकाव्य कहते हैं. इलियाड एक एपिक है जिसे महाकाव्य कहते हैं, और इसको लिखने वाले थे होमर. इसको लिखने वाले थे होमर. Let's have a look at next question. In Milton, there is always an appearance of effort. In Shakespeare, scarcely any. This remark has been made by which writer? Thomas Hardy, Nizam Ezekiel, William Hazlitt, Matthew Arnold. Guess the correct answer. And the correct answer is Matthew Arnold. मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये बात बोली थी विलियम शेक्सपियर के बारे में. उन्होंने कहा था कि जो मिल्टन है, देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट. जॉन मिल्टन जो है, ये कुछ भी लिखते हैं तो उसमें एफर्ट दिखता है, क्योंकि ये एजुकेटेड थे और लैटिन, ग्रीक लैंग्वेजेस का इनको नॉलेज थी.
और जो कुछ भी ये लिखते हैं उसमें एफर्ट दिखता है, जबकि विलियम शेक्सपियर के अंदर ऐसा कुछ नहीं। वो इजिली वर्ड्स को कॉइन कर देते थे, कोई एफर्ट नहीं लगाते थे, नाउन को वर्ब बना देते थे इजिली वो। तो इस रिमार्क को बनाने वाले हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन एज के क्रिटिक भी हैं और पोइट भी हैं। विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज के वो क्रिटिक भी हैं और पोइट भी हैं। विक्टोरियन एज 1837 से लेकर के 1901 तक का इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who possesses the natural simplicity of Wordsworth, the fantasy of Coleridge, the melody of Keats and Shelley, the narrative vigor of Scott। अभी जो ये राइटर्स पोइट्स के जो नेम लिए गए हैं कि भाई वो कौन है जिसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ की सिंप्लिसिटी है, कॉलरिज की फैंटेसी है, कल्पना कल्पना शक्ति कॉलरिज की, और जो मेलेडी है एक मधुरता है कीट्स और शैले की। द नरेटिव विगर ऑफ स्कॉट, वॉल्टर स्कॉट, वॉल्टर स्कॉट का की जो नरेटिव विगर है, कौन है वो ऐसा व्यक्ति? सो गेस द करेक्ट आंसर, जॉन मैसफील्ड, अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, डब्ल्यू बी ईट्स। एंड द करेक्ट आंसर इज अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन जो है ये विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं, विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं। और विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड 1837 से लेकर के 1901 तक माना जाता है। और कहा जाता है कि इनके अंदर वर्ड्सवर्थ की सिंपलिसिटी थी, कॉलरिज की फैंटेसी थी और कीट्स और शैले की मेलोडी थी। ये सभी वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, शैले, वॉल्टर स्कॉट सभी बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज से। इंग्लिश लिटरेचर को एजेज में डिवाइड किया गया है, तो आपको एजेस की टाइम पीरियड पता होने चाहिए। रोमांटिक एज की जो स्टार्टिंग है वो 1798 से होती है और ये रही थी आपकी विक्टोरियन एज तक, 1837 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एपिक? इनमें से एपिक कौन है, महाकाव्य कौन है? गेस द करेक्ट आंसर। वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स, पैराडाइज लॉस्ट, कॉलरिज कुबला खान, कीट्स हाइपीरियन। ये जितने भी राइटर स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, कॉलरिज भी और जॉन कीट्स भी। तो इसमें एपिक क्या है, कौन सा वर्क है जो एपिक है? गेस द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है और इसको लिखने वाले हैं जॉन जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। जैकोबियन एज के राइटर हैं जॉन मिल्टन। कीट्स की हाइपीरियन है, लेकिन ये एपिक नहीं है। एपिक कौन है? पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेज, द टेम्पेस्ट, इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। ही वाज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट? सिंकिंग ऑफ ए शिप, द डिफीट ऑफ armada, the return of the sailors of a ship that had disappeared, none of the above। Guess the correct answer, and the correct answer is the return of sailors of a ship that had disappeared। एक शिप के सेलर्स का लौटना जो शिप गायब हो गया था, इसी इंसिडेंट से इंस्पायर होके विलियम शेक्सपियर ने लिखा था अपना लास्ट प्ले, जिसका नाम था द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट जो है ना वो स्वान सॉन्ग है। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट वर्क ऑफ ए राइटर, और ये इसी इंसिडेंट से इन्फ्लुएंस्ड था।
Question number 27. What is the year of death of Shakespeare? विलियम शेक्सपियर की डेथ कौन सी ईयर में मानी जाती है? ऑप्शंस आर 1624, 1616, 1611, 1610. Guess the correct answer. And the correct answer is 1616. William Shakespeare was born in 1564. 1564 he was born and he died in 1616. This is the lifespan of William Shakespeare. Let's have a look at next question. William Shakespeare's Merchant of Venice was produced in which year? किस ईयर में ये प्रोड्यूस हुई थी? 1597, 98, 1599, 1596. Guess the correct answer. And the correct answer is 1596. मर्चेंट ऑफ वेनिस काफी पॉपुलर ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, और इसी में फेमस कैरेक्टर आता है शाइलॉक और एंटोनियो. शाइलॉक, एंटोनियो. और पोर्शिया जो एक स्पीच देती है मर्सी के ऊपर. पोर्शिया जो कि एक स्पीच देती है मर्सी के ऊपर, वो भी इसी प्ले में आता है. और बड़ी फेमस लाइन है, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है. एक्चुअली पोर्सिया का जो है मैरिज के लिए कंपटीशन रखा गया था, और उसमें गेस करना था कि भाई पोर्सिया की जो फोटो है वो सिलेक्ट करनी है. और पोर्सिया की जो फोटो थी वो रखी हुई थी एक कास्केट में, और वहां पर 3 कास्केट रखे थे, लीड, सिल्वर और गोल्ड. तो वो सिलेक्ट करनी थी सूटर्स को उनके, और उसकी फोटो जो थी वो लीड के अंदर रखी हुई थी, जो लीड की कास्केट थी उसमें रखी हुई थी. तो उसी रेफरेंस में कहा गया है कि जरूरी नहीं है. बहुत से लोगों ने ये सोचा था कि उसकी फोटो जो है ना गोल्ड में होगी, बट वो लीड की कास्केट में थी. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. लेट्स हैव अ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. लिसिडास इज मिल्टन्स. लिसिडास क्या है? पेस्टोरल एलेजी है, जनरल पोएम है, ओड है, नन ऑफ दीज. गेस द करेक्ट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज ए पेस्टोरल एलिजी. देखिए पेस्टोरल एलिजी क्या होता है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एलिजी क्या होता है. एलिजी का मतलब होता है ए पोएम दैट laments the death of somebody, that laments the death of somebody. वे किसी की डेथ पे लामेंट करती है पोएम. और जो पेस्टोरल एलिजी होता है उसमें जो सेटिंग होती है वो रूरल होती है, रूरल सेटिंग होती है. और उसमें एक शेफर्ड होता है, शेफर्ड होता है जो अपने फेलो शेफर्ड यानी कि साथी शेफर्ड की डेथ पे लामेंट करता है. जो फेलो शेफर्ड होता है उसका साथी शेफर्ड उसकी डेथ पे लामेंट करता है, और सारी सेटिंग रूरल होती है. तो लिसिडास जो है ना बड़ी फेमस पेस्टोरल एलिजी है जॉन मिल्टन की, एंड इट वाज रिटन इन 1637. और मिल्टन के जो फ्रेंड थे किंग एडवर्ड, किंग एडवर्ड उनकी डेथ पर ये लिखी गई थी. किंग एडवर्ड की डेथ पे ये लिखी गई थी. और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय जॉन मिल्टन? 1640, 1665, 1641, 1660. Guess the correct answer. And the correct answer is 1665.
तो पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने कंप्लीट कर लिया था 1665 में. So dear students, these were some literary questions that may prove very important for your upcoming exams of DSSB, TGT. Keep watching, like, share and subscribe. Thank you.